हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अरुण आपको विद्या मंदिर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको 9th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, उस वजह से ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप अपने ऑनलाइन स्टडीज़ के जरिए अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, इसमें हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। हमारा जो दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, तो हम इसमें समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारा तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम निर्देशांकों के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे कि चतुर्थांश में हमें कितनी रेखाएं खींचनी है, कौन से बिंदु निकालने हैं आदि। जो हमारा चौथा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें हम समीकरणों यानी एक घातीय समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पांचवा चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यहाँ से लेकर जो हमारा 10वां चैप्टर है वृत्त, यहाँ तक ये सारे हमारे ज्यामिति में आते हैं। ज्यामिति यानी इंग्लिश में ज्योमेट्री। इसमें हम प्रमेयों के बारे में पढ़ेंगे, इतनी सारी प्रमेय हैं, सब इसी में आती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। जो हमारा छठवां चैप्टर है रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स, इसमें हम रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारे कोण है, कौन कौन से कोण हमारे चैप्टर में वो पढ़ेंगे। जो हमारा 7वां चैप्टर है ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज, इसमें हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आदि। जो हमारा 8वां चैप्टर है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें भी हम त्रिभुजों की तरह ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो हमारा 9वां चैप्टर है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पालोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, इसमें भी हम क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें समांतर चतुर्भुज लिखा है तो हम समांतर चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिभुजों के त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं उनका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। जो हमारा 10वां चैप्टर है वृत्त यानी सर्कल, इसमें भी प्रमेय ही पढ़ेंगे, इसमें कोई क्षेत्रफल नहीं निकालना, सिर्फ प्रमेय ही है इसमें। और जो हमारा 11वां चैप्टर है रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शन, इसमें तो हमें चित्र बनाने हैं, चित्र बनाना सीखना है, कैसे हम वृत्त बनाएंगे आदि। और जो हमारा 12वां चैप्टर है हीरोन्स का फॉर्मूला, इसके जरिए हम त्रिभुजों का क्षेत्रफल, चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आदि निकालेंगे। जो हमारा 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु आदि के क्षेत्रफल निकालेंगे। और जो हमारा 14वां चैप्टर है सांख्यिकी, इसमें हम बहुपदों के मान, माध्यमान, माध्यिकाएं आदि निकालेंगे। और जो हमारा लास्ट यानी 15वां चैप्टर है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, इसमें हम संभावनाएं निकालेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक संख्या यानी नंबर, जो हमारा पहला भाग है वो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स, NUMBER। जो हमारा दूसरा भाग है वो है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसे अंग्रेजी में इमेजिनरी, IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर, NUMBER। जो हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, जैसे रूट के अंदर -2, जितनी भी काल्पनिक संख्याएं हैं हमारी वो रूट के अंदर माइनस वाली सारी संख्याएं होती हैं। और जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं इसे भी दो भागों में बांटा गया है। जो हमारा पहला भाग है वो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL नंबर। और जो हमारा दूसरा भाग है वो है अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या, इसे अंग्रेजी में इर्रेशनल नंबर कहते हैं। IRRATIONAL जो हमारे वास्तविक संख्या का दूसरा रूप है वो है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। तो जो हमारी परिमेय संख्याएं होती है वो हमारी P/Q के रूप में होती हैं, लेकिन जो हमारा Q है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, और जो हमारी अपरिमेय संख्या भी है वो भी P/Q के रूप में होती है, लेकिन इसमें भी Q 0 के बराबर नहीं होता। इन दोनों में सिर्फ अंतर यही है, जो परिमेय संख्याएं होती हैं हमारी उसमें दशमलव के 2-3 अंक के बाद फुल स्टॉप लग जाता है आंसर में। जैसे हमारा मान लो 1/2 है तो इसमें इसका आंसर आएगा 0.5, लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं इसमें दशमलव के बाद फुल स्टॉप नहीं लगता आंसर में। जैसे हमारा 1/3, 22/7, इनको हम हल करेंगे तो हमारे जो दशमलव के बाद संख्या रुकती नहीं है। तो इसमें इन दोनों में यही अंतर है। जो हमारी परिमेय संख्या हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला रूप है हमारा भिन्न यानी फ्रैक्शन, FRACTION, और जो हमारा दूसरा रूप है वो है पूर्णांक यानी इंटीग्रल्स, INTEGERS। जो हमारी भिन्न होती हैं वो भी P/Q के रूप में होती हैं, लेकिन जो हमारे पूर्णांक हैं यानी जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारे पूर्णांक यानी इंटीग्रल्स हमारी ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है धन पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, NATURALNUMBER। जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है ऋण पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीग्रल्स, NEGATIVE इंटीग्रल्स, INTEGERS। जो हमारा तीसरा रूप है शून्य यानी 0। तो इसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे धन पूर्णांकों के बारे में, जो हमारे चैप्टर में सबसे पहले आता है। चलिए बच्चों, हम धन पूर्णांकों के बारे में पढ़ते हैं। धन पूर्णांक यानी नेचुरल नंबर, NATURALNUMBER। जो हमारे धन पूर्णांक होते हैं वो +1 से शुरू होकर प्लस अनंत तक होते हैं। तो हम इसमें लिख लेते हैं +1 से लेकर अनंत तक। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे धन पूर्णांकों का योग, कैसे हम धन पूर्णांकों को जोड़ें। तो इसमें कुछ नियम होंगे जो हमें पढ़ने होंगे। तो हमारे इसमें सबसे पहला नियम है, पहले हम हेडिंग डालेंगे धन पूर्णांकों का योग, एडिशन तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे धन पूर्णांकों का योग। एडिशन, ADDITION ऑफ नेचुरल नंबर्स, NATURALNUMBER। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा नियम आता है वो है समवर्क नियम यानी क्लोजर लॉ। तो चलिए इसके बारे में पढ़ रहे हैं। नियम नंबर 1, समवर्क नियम यानी क्लोजर, CLOSURE क्लोजर लॉ, LAW। तो ये जो नियम है ये कहता है कि अगर कोई संख्या धन पूर्णांकों से संबंधित रखती है तो वह उसका योग भी धन पूर्णांकों से संबंध रखेगा। जैसे हमारे पास कोई संख्या है
माना ए और बी जो हमारी संख्या हैं वो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इस नियम के अनुसार a प्लस बी भी एक धन पूर्णांक संख्या होगी। जैसे देखते हैं, जैसे माना हमने 1 और 2 जो हमारी धन पूर्णांक संख्याएं हैं, अगर हम इसे जोड़ें यानी 1 + 2 = 3, तो ये भी हमारी धन पूर्णांक संख्या होगी। अतः इस उदाहरण से ये सिद्ध होता है कि अगर कोई संख्याएं हैं जो धन पूर्णांकों से संबंध रखती हैं तो उनका योग भी धन पूर्णांकों से संबंध रखेगा। जैसा कि बच्चों हमने पहले नियम में पढ़ा था, संवरक नियम में, कि अगर कोई संख्याएं धन पूर्णांकों से संबंधित रखती हैं तो उनका योग भी धन पूर्णांकों से संबंध रखेगा। अब हमारा जो दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम, उसे हम देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ। तो हमारा जो नियम है क्रम विनिमय नियम, इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर कोई संख्याएं हैं, तो जैसे हमने 3 संख्याएं ली, अगर हम पहले दूसरी को जोड़ दें, फिर दूसरी तीसरी जोड़ दें, या हम दूसरी तीसरी जोड़ दें, तो जो हमारा योग आएगा वो सेम ही रहेगा हर स्थिति में। तो ये नियम कहता है कि इसमें क्रम बदला जाए। जैसे हमारे पास 2 संख्याएं हैं, माना a और b 2 संख्याएं हैं जो धन पूर्णांक हैं। तो इस नियम के अनुसार अगर हम चाहे a + b करें या b + a करें, जो हमारा योग आएगा वो एक धन पूर्णांक ही होगा, ये नियम ये कहता है कि क्रम चाहे जैसा ही बदल दें, लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो हमारा धन पूर्णांक ही होगा। जैसे हमारे पास 2 संख्याएं हैं, मान लो 3 और 5 हैं, जो धन पूर्णांक हैं। तो इसको चाहे हम 3 + 5 करें या 5 + 3 करें, इसका आंसर 8 ही आएगा, और जो कि धन पूर्णांक होगा। इस नियम के अनुसार हम जहाँ क्रम जैसा ही बदलना चाहें उसे बदल सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर सिर्फ एक ही आएगा। तो बच्चों हमने अभी क्रम विनिमय नियम पढ़ा है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे अब हमारा जो तीसरा नियम है सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ। तीसरा नियम हमारा सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ, ASSOCIATIVELAW। इस नियम में हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई संख्याएं ज़्यादा दी हैं तो हमें किसके साथ जोड़ेंगे, किसके साथ नहीं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने माना बस 3 संख्याएं हैं, माना कि A B C, ये 3 संख्याएं जो धन पूर्णांक हैं, 3 संख्याएं जो धन पूर्णांक हैं। तो हमें इसे पहले इस प्रकार जोड़ेंगे A + B। पहले हम
जो b है उसको हम a के साथ जोड़ेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो a प्लस बी प्लस सी ही रहेगा। और चाहे हम इसको a को बाद में और b c को पहले जोड़ दें तो फिर भी हमारा आंसर जो योग होगा वो a प्लस बी प्लस सी ही रहेगा, जो कि एक धन पूर्णांक होगा। क्योंकि हम पहले नियम में ही पढ़ चुके हैं कि कितनी भी संख्याएं हों अगर वो धन पूर्णांक हैं तो उनका योग भी धन पूर्णांक ही रहेगा। तो इस नियम को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई तीन संख्याएं हैं, माना 1, 2 और 3 हैं, जो कि धन पूर्णांक संख्याएं हैं, धन पूर्णांक संख्याएं हैं। तो अब हम चाहे तो 1 को 2 के साथ जोड़ें, बाद में 3 जोड़ें, या 1 को बाद में जोड़ें, 2 और 3 को पहले जोड़ें, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 6 ही रहेगा, जो कि एक धन पूर्णांक है। तो हम इन नियमों की सहायता से, जो हमने 3 नियम पढ़े हैं, उनकी सहायता से हम यही सिद्ध कर सकते हैं कि अगर कुछ संख्याएं हैं अगर धन पूर्णांक हैं तो उनका योग भी धन पूर्णांक ही होगा। तो बच्चों हमने अभी धन पूर्णांकों के योग के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे धन पूर्णांकों का गुणा। तो चलिए शुरू करते हैं धन पूर्णांकों का गुणा। धन पूर्णांकों का गुणा, मल्टीप्लाई ऑफ MULTIPLY ऑफ नेचुरल नंबर NUMBER। इसमें भी धन पूर्णांकों की धन पूर्णांकों योग। तो बच्चों इसमें भी हम धन पूर्णांकों के योग की तरह ही 3 नियम पढ़ेंगे। पहला हमारा संबरक नियम, दूसरा क्रमविनिमय नियम और तीसरा हमारा शासन नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला नियम जो है वो है संबरक नियम। संबरक नियम यानी क्लोजर लॉ, CLOSURELAW। ये भी पहले ही जैसा नियम है, जैसे अगर कोई हमारे पास धन पूर्णांक संख्याएं हैं तो उनका गुणा भी हमारा धन पूर्णांक संख्या ही होगा। जैसे हमारे योग में था वैसे हमारे गुणा में होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने माना कि A और B धन पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इनके जब हम गुणा कराएंगे A क्रॉस B बराबर AB, तो ये भी हमारे धन पूर्णांक संख्याएं होगी। इस निशान को जो बना है यहाँ पे, इसको कहते हैं हम से संबंध, से संबंध यानी बिलोंग्स टू। और जो यहाँ पर n बना है उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, NUTRALNUMBER। तो इसको हम चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जो AB है वो धन पूर्णांकों से संबंध रखता है। तो हमारा जो नियम है वो कहता है कि अगर कोई 2 धन पूर्णांक संख्याएं हैं तो उनका गुणा भी धन पूर्णांक संख्या ही होगा। चलिए इसको हम उदाहरण के तरीके समझते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण ले लेते हैं कि हमारे पास कोई 2 संख्याएं हैं, माना कि 2 और 3, जो कि धन पूर्णांक संख्याएं हैं। अगर हम इसका गुणा कराएंगे, जैसे 2 गुणा 3 बराबर 6, जो कि खुद एक धन पूर्णांक संख्या है, जो कि
खुद एक धन पूर्णांक संख्या है। अतः इस नियम की पुष्टि होती है। यह कोई दो संख्याएं हो या दो से अधिक भी हो सकती हैं, अगर वो धन पूर्णांक संख्या है तो उनका गुणा भी धन पूर्णांक संख्या ही होगा। अब जो हमारा दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम, तो चलिए बच्चों हमारा जो दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम, चलो उसको पढ़ते हैं। दूसरा नियम हमारा कौन सा है? क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, COMMUTATIVE ये भी पिछली बार जैसा हमने नियम पढ़ा था वैसा ही एक नियम है। इसमें हम संख्याओं का सिर्फ क्रम बदलना है और कुछ नहीं। जैसे माना हमारे पास दो संख्याएं हैं, माना कि A और B दो संख्याएं हैं जो कि धन पूर्णांक हैं। तो अगर हम इसका क्रॉस कराएं यानी गुणा कराएं, चाहे हम A क्रॉस B लिखें या B क्रॉस A लिखें, जो भी हमारा आंसर आएगा वो भी एक धन पूर्णांक होगा। चलिए इसको हम एक उदाहरण के तरीके से समझते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लो, चाहे एक या दो, माना कि एक और दो जो कि एक धन पूर्णांक संख्याएं हैं, अब इनको हम चाहे 1 क्रॉस 2 करें या 2 क्रॉस 1 करें, आना हमारा 2 ही है जो कि एक खुद धन पूर्णांक संख्या है। तो हमारा जो क्रम विनिमय नियम है इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि हम संख्याओं को क्रम में बदल सकते हैं। उनका आगे से या फिर आगे वाली संख्या का बाद वाली संख्या से गुणा करा सकते हैं, या बाद वाली संख्या का पहली संख्या से कुछ भी करा सकते हैं। तो बच्चों हमने अभी क्रम विनिमय नियम पढ़ा जो हमारा दूसरा नियम था। अब हमारा जो तीसरा नियम है सहचर नियम, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा तीसरा नियम सहचर नियम यानी एसोसिएटिव लॉ, ASSOCIATIVE लॉ, LAW। तो ये जो हमारा नियम है, इस नियम से हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं को आपस में कैसे गुणा कराएं, मतलब पहली का दूसरी से या दूसरी का तीसरी से पहला करा दें या पहली का तीसरे से करा दें। देखते हैं, माना हमारे पास कोई 3 संख्या है, माना कि 3 संख्याएं हैं, जैसे मान लो A, B और C जो कि धन पूर्णांक संख्या है। तो चाहे हम A का क्रॉस B से पहले करा दें, C से बाद में कराएं, या हम A का बाद में और B और C का पहले करा दें, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो एक धन पूर्णांक ही होगा, वो भी एक धन पूर्णांक होगा। तो चलिए इस नियम को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 3 संख्याएं हमारे पास, माना कि 2, 3 और 5 ये संख्या हैं जो कि धन पूर्णांक हैं। तो हम इनका गुणा कराएंगे। जैसे हमने पहले 2 और 3 का करा लिया और 5 का बाद में कराएंगे, और इसमें 2 का बाद में और 3 और 5 का पहले। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 गुणा 5 और ये हो जाएगा 2 गुणे 15। लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा सेम ही रहेगा, जो कि एक धन पूर्णांक ही होगा।
जो कि एक धन पूर्णांक होगा। तो बच्चों हमने नियमों की सहायता से गुणा, योग, बाकी सब सीख लिया है। तो इस नियम से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कुछ संख्याएं हैं जिनको हम धन पूर्णांक सिद्ध करना है तो हम इस तरह सिद्ध कर सकते हैं इन नियमों की सहायता से। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस लगातार आपको मिलती रहें, और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।